गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान गुड मॉर्निंग सर। 8th क्लास की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की चैप्टर फर्स्ट की जो पोयम है ध्वनि, उसको उसकी व्याख्या समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपको जो आपका ये चैप्टर है उस पूरी पोयम की व्याख्या एक्सप्लेन करेगी। अपनी बुक अपने पास लेकर बैठिए और लाइन बाय लाइन मैम को सुनते जाइए। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें। नाजमीन, सानिया, अपने आप को म्यूट रखें। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए आपका चैप्टर कैसा है। सभी बच्चों को अपनी बुक दिख रही होगी अपने बोर्ड पे। और अपने आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ यानी चैप्टर 1। ये आपकी 8th क्लास की हिंदी बुक का पहला लेसन है और इस कविता का शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है बेटा? जो भी बोर्ड के ऊपर पेन चला रहा है क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। आने वाली 5 क्लासेस में भी एंटर नहीं करूंगा। नाम से बुलाऊं उससे बेटर है चुपचाप उसको रिमूव कर लो और शांति से क्लास में अटेंड करो। आवाज जो भी हम चारों तरफ से सुनते हैं वो सब क्या है? ध्वनि है। और इस कविता के रचयिता है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं जिसका शीर्षक क्या है? ध्वनि। तो इस कविता में कवि ने हमें ध्वनि के बारे में बताया है और ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? उनके अंदर से आ रही है और इस अंदर से आने वाली ध्वनि से प्रेरित होकर ही वो ये कविता लिख रही है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो छायावादी युग की कविताओं की विशेषता होती है कि ये अपनी कविताओं में प्रकृति के अवयवों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और जो अर्थ हमें सामने से कविता का दिखाई देता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ एक मूल अर्थ जो है वो छुपा होता है, यानी एक बड़ा अर्थ छुपा होता है जिसे कि कवि मतलब अपनी कविता में साफ शब्दों में हमें नहीं बताना चाहते और वो हमें समझना होता है। तो आइए हम भी समझते हैं कि इस ध्वनि कविता में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। कविता को शुरू करने से पहले हम समझते हैं बसंत के बारे में। अब ये जो बसंत है ये आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी है। तो आइए जानते हैं बसंत में ऐसा खास क्या होता है। बसंत जो है वो एक ऋतु है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 6 ऋतुएं होती है हमारे भारत देश में उनमें से सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। यानी इसको ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु के समय क्या होता है, प्रकृति जो होती है वो अपनी पूरी सुषमा में होती है। सुषमा यानी सुंदरता, यानी प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है, नेचर इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, चारों तरफ नए फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं जब स्प्रिंग होता है। और उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंग के सीजन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चारों तरफ बहुत कलरफुल हो जाता है। उससे पहले कौन सा मौसम होता है? ऑटम होता है, यानी पतझड़ का मौसम होता है। और उस समय क्या होता है, प्रकृति में सारे पत्ते सूखे सूखे से, फूल सारे गिर जाते हैं, ठंड पड़ती है, तो पेड़ वेड़ भी इतने खूबसूरत नहीं होते। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है वैसे ही क्या होता है, पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, नई कलियां आती हैं, नए नए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, सुंदर हवा बहती है, मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर बसंत ऋतु का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे बसंत ऋतु के आने पर क्या होता है, सब कुछ नया हो जाता है, प्रकृति में एक नए जीवन का संचार होता है। इसी तरह से कवि के जीवन में भी क्या है, नया वसंत आया है। अब नया वसंत क्यों आया है कवि के जीवन में? क्योंकि जो कविता के कवि हैं निराला जी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया। अपने प्रियजनों को खोने का दुख इनके जीवन में हमेशा बारी बारी से आया। जैसे पहले इन्होंने अपनी माता को खो दिया, पिताजी को खो दिया, फिर उसके बाद थोड़ा संभले सब ठीक ठाक हुआ और थोड़े समय के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को भी खो दिया। तो इस तरह एक के बाद एक इनके प्रियजन यानी कि जो अपने परिवारजन थे जिनसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो एक एक करके इनसे बिछुड़ते गए और इन सारे दुखों का प्रभाव इनकी कविता पर भी कहीं ना कहीं पड़ा। तो ये जो कविता है ध्वनि, ये कविता इन्होंने अपने लिए लिखी है और इस कविता के द्वारा वो हमारी युवा पीढ़ी को, यानी जो इतना हमारा यूथ है ना,
उसको भी प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है कि जीवन में चाहे कितने भी हार्डशिप्स आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन खत्म हो गया। हमें हमेशा क्या सोचना चाहिए कि अभी तो हमें अपने जीवन में बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल्स को अचीव करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए इतनी जल्दी यानी इतनी छोटी छोटी तकलीफों से हमारा जीवन खत्म नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें। तो इस पूरी कविता का जो ये है यानी जो इस पूरी कविता का सार है वो यही है कि जीवन में कितनी भी हार्डशिप्स आए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन हमें अपने अंदर इस हिम्मत को जुटा के रखना है, इस भावना को विकसित करके रखना है कि हमारे जीवन का अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई किसी चीज को पाना चाहता है। तो जो हमारे कवि है निराला जी, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है कि ये अपनी कविताओं के द्वारा समाज की युवा पीढ़ी को यानी जितना भी हमारा यूथ है उसको क्या करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और जब तक वो ये नहीं कर लेते तो वो नहीं मानते कि जीवन में आने वाली परेशानियों की वजह से उनका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, बल्कि वो ये मानते हैं कि जब तक वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते यानी यूथ को प्रोत्साहित नहीं कर देते, उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं कर देते, तब तक उनके जीवन में आने वाला जो वसंत है वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी उनका जीवन समाप्त नहीं होगा। तो आइए अब इस कविता को शुरू करते हैं, जिसमें कवि क्या कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मुंह में मृदुल वसंत। कवि क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में बसंत ही आया है, यानी मेरे जीवन की तो अभी नई शुरुआत ही हुई है, क्योंकि मैंने अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए जैसे बसंत ऋतु के आने के बाद प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी बसंत ऋतु आई है और मेरे जीवन का इतनी जल्दी अंत नहीं हो सकता, ये तो नई शुरुआत। उसके बाद वो कहते हैं कि हरे भरे ये पात, डालियां कलियां हो गई रात, नहीं अपना स्वप्न बिगुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यानी कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर की तुलना किससे की है, प्रकृति के अवयवों के साथ। क्या क्या है प्रकृति के एलिमेंट्स, क्या क्या है, जैसे हरे हरे पत्ते, कलियां, है ना, डालियां। तो प्रकृति में बसंत ऋतु के आने पर जिस तरह ये सब विकसित होते हैं, नए पत्ते आते हैं, नई कलियां आती है, तो इनका विकास कैसे हो रहा है, बसंत ऋतु के आने की वजह से। और बसंत ऋतु के आने की वजह से ही इनके जीवन में एक नया सवेरा आ रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरा ये जो शरीर है यानी मेरा जो जीवन है वो भी कैसा है, प्रकृति के इन अवयवों की तरह, हरे हरे पत्ते, डालियों और कलियों की तरह है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन को विकसित मैं कैसे करूंगा, अपने स्वप्नों के मीठे हाथ को फेर कर मैं अपने इस नए जीवन को विकसित करूंगा और अपने नए जीवन में एक नया प्रत्यूष यानी नया सवेरा लाऊंगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे हरे पत्ते, कलियां, ये सब बहुत कोमल होती है ना, जब नई नई निकलती है, तो इनको विकसित कौन कर रहा है, बसंत ऋतु कर रही है। कैसे, अपने सुंदर प्रभाव को दिखा के। तो इसी तरह कवि कहते हैं कि मेरा ये जो शरीर है अभी नया नया विकसित हुआ है और इसका अच्छे तरीके से विकास में कैसे करूंगा, अपने सपनों के यानी जो अपने जीवन के लिए मैंने सपने देखे हैं, जो भी मैं बनना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, उन सपनों के मृदुल यानी मीठे, और कर मतलब होता है हाथ, तो अपने सपनों से भरे एक्सक्यूज मी मैम, वो अपने इस नए शरीर के ऊपर फेर एक्सक्यूज मी मैम, इस कोमल नए नए शरीर का विकास मैम, इसमें नए सवेरे का संचार करूंगा, नया सवेरा लाऊंगा, यानी मैम, सहारा बनाकर, अपने सपनों का सहारा लेकर बेटा मैम को पढ़ा लेना तो एक बार, लास्ट में डाउट्स पूछ लेना। जीवन में एक नई सुबह को लाऊंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। फिर वो क्या कहते हैं कि अपने जीवन का विकास करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मेरी
है, जो चारों तरफ युवा वर्ग हमारा फैला हुआ है, उनके जीवन में जो भरी हुई तंद्रा है, जो नींद है और क्या है आलस्य है, उसको मैं खींच लूंगा, मतलब उसको मैं हटा दूंगा। कैसे हटाएगा? क्योंकि वो कवि है, तो वो पहले क्या करेगा, अपने आप को संभालेगा और उसके बाद फिर अपनी सुंदर कविताओं के द्वारा युवा पीढ़ी के जीवन में एक नए सवेरे का संचार करेगा। तो पुष्प पुष्प की जो तुलना है वो किससे की गई है? यहाँ पर युवा पीढ़ी के साथ की गई है। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी सुंदर कविताओं के द्वारा क्या करूंगा, युवा पीढ़ी के जीवन में से तंद्रा, नींद और आलस्य को खींच लूंगा, यानी मैं ऐसी कविताएं लिखूंगा जिसको पढ़कर उनके जीवन में नई स्फूर्ति का, नई ऊर्जा का संचार होगा और क्या होगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। और अपने मेरे अंदर जो ये नई चेतना जागी है वो भी मेरी कविताओं की वजह से ही जागी है। तो ये जो अमृत रूपी कविताएं हैं जिन्होंने मेरे जीवन को नया किया है, नवीन किया है, उस अमृत से मैं युवा पीढ़ी के जीवन को भी सींच दूंगा। यानी जैसे अपनी कविताओं को लिखने की वजह से मेरे अंदर एक नए जीवन का संचार हुआ है, तो मेरी इन कविताओं को पढ़कर, यानी मेरी इन कविताओं के द्वारा मैं क्या करूंगा, जो युवा पीढ़ी है उनके जीवन को भी मैं क्या कर दूंगा, अमृत से सींच दूंगा, यानी उनके जीवन का मैं सुंदर विकास करूंगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे भी जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तू आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। फिर वो कहते हैं कि इस तरह जब युवा पीढ़ी का विकास होगा, वो अपने सपनों को पाएंगे, तो क्या होगा, जब युवा पीढ़ी में से तंद्रा, आलस्य सब कुछ दूर भाग जाएगा, तो युवा पीढ़ी क्या होगी, जिम्मेदार हो जाएगी। वो लोग क्या होंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए क्या हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। और इस तरह मैं उन्हें उनके लक्ष्य का मार्ग दिखाऊंगा, द्वार मतलब दरवाजा या वो रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर यानी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर में नई ऊर्जा जगाऊंगा, नई चेतना जगाऊंगा, नया जोश जगाऊंगा, और उस जोश के द्वारा ही वो क्या करेंगे, अपने अनंत लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इस तरह मैं भी अपने अनंत लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता जो है वो पालूंगा और उन्हें भी दिखा दूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो इसलिए जब तक मैं ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता कि मैं अपनी कविताओं के द्वारा युवा पीढ़ी को उनके अनंत लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा, जिस ऊर्जा से प्रभावित होकर, जिस ऊर्जा से पोषित होकर वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। और जब तक मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कभी भी मेरा अंत नहीं हो सकता। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी हार्डशिप्स आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, मैं हमेशा यही मानूंगा कि अभी मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए अभी अभी भी मेरे जीवन में वसंत का यानी स्प्रिंग का आगमन हुआ है। और जब तक मैं अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लूं, ये वसंत मेरे जीवन से कभी नहीं जाए। तो आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दी गई पहली कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक क्या है, ध्वनि। और इस कविता में बहुत सारे अलंकारों का कवि ने जगह जगह प्रयोग किया है, जैसे अभी अभी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी एक ही शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा एक जगह पर है द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, द्वार दिखा दूंगा, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा नव जीवन का अमृत, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि कवि कहता है नव जीवन रूपी अमृत, यानी उसने क्या किया है, अपने जीवन को और अमृत को एक रूप कर दिया है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। इसी तरह हरे हरे में भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस कविता में हमने रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और इसके साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखे। और आपको आई होप ये कविता अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और हम भी यही चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हमेशा वसंत का आगमन होता
आता रहे, ये वसंत आपके जीवन से कभी ना जाए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कविता यहीं पर खत्म करते हैं और अपनी यहाँ बच्चों किसी को भी कोई भी डाउट हो इस वक्त पूछ सकता है। व्याख्या पूरे पाठ की हो गई है, अभी हम लोग प्रश्न उत्तर। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये बुक अलग है और मेरी बुक अलग है। कौन सी बुक है बेटा आपको? ये चीज आप संस्कृत क्लियर करेगी, स्कूल में क्लियर हो पाएगी। हिंदी की बुक है ना ये? तो हाँ, हिंदी की। आपने कहाँ से हाँ, परचेज की थी? मैंने स्कूल से परचेज की थी। कब ली थी? मैंने सर 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। एक काम करो, फरमान बोल रहा हूँ ना, एक नंबर हाँ लिखो जो आपके पास स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है, हाँ हाँ, हमारे भाई के उस पास है। पर कॉल करना और कंफर्म करना। किसी और बच्चे को कुछ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो हम लोग इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है? सभी को क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं? मैम सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार आपको बताएगी, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ बताएगी। जब भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिए। जैसे ही मैम एक बार पूरा पढ़ा दे उसके बाद अपने आप को अनम्यूट करना और सवाल अपने लेना, ठीक है? म्यूट कर लीजिए सबने। ओके सर। जिसका शीर्षक है ध्वनि। फर्स्ट प्रश्न है, लेखक को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, लेखक के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उन्हें काफी काम करना है। वो स्वयं को काम का स्रोतोपित मानते हैं, इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। सेकंड प्रश्न है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं? उत्तर है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आई हुई है, इसलिए वो कलियों पर बसंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देंगे। अर्थात लेखक उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहते हैं जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। थर्ड प्रश्न है, लेखक पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर है, लेखक पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहते हैं तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देते हैं। यह कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः लेखक नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष का स्वप्न जगा देंगे, उनका आलस्य जगा देंगे तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देंगे। फोर्थ प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर है, बसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में न तो अधिक ठंड पड़ती है न ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहाने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कपोले आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। फाइव प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहारों पर निबंध लिखिए। उत्तर है, बसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ
अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। चैत बैसाख मतलब अप्रैल और मई। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होली के होलिका दहन किया जाता है। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन लोगों प्रातः काल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर आते जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं में अवकाश होता है। 6 प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहरों में घर से कम निकलते हैं तथा ज्यादा से ज्यादा ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके ठीक उल्टे ठंड के मौसम में हम ठंडी चीजों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है। बच्चों, नादान दोस्त शीर्षक पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बुक के क्वेश्चंस, किसी भी बच्चे में कोई डाउट है, सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, अपने बुक से मैच कर लीजिए। हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। अनंत विकास वाला कर लिया है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य वाला मैम ने करा दिया है, ऋतुराज क्यों कहा जाता है करा दिया, त्योहारों के विषय में जानकारी पर मैम ने क्वेश्चन करा दिया, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव मैम ने करवा दिया। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये आप सभी बच्चों का आज का होमवर्क। सर हाँ बेटा, बोलो। ये ना क्या फेयर कॉपी में करना है? हाँ, फेयर कॉपी में। और किसी को कुछ पूछना है फिर क्लास हम लोग एंड करें? नहीं, यहाँ पर नीचे क्लास चालू हुई बट यहाँ रिकॉर्डिंग नीचे। ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं पूछना तो हम लोग क्लास एंड करते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी बच्चों को भेज दी जाएगी, उसे फिर से देखकर चैप्टर को समझ लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने नोटबुक में करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं।